सुबह आव्या की नींद धीरे धीरे खुलती है। वह आंखें खुलते ही सिर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, ये मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है। बोलते ही वह अपने सिर को दबाने लगती है। तभी ध्रुवंश अंदर आता हुआ कहता है, नशा की आदत न हो और नशा दिया जाए तो सिर में दर्द ही होगा ट्यूलिप। बोलते ही वह उसके पास जाकर नींबू पानी बढ़ा देता है। आव्या कंफ्यूज्ड होकर ध्रुवंश को देखती है। फिर अचानक ही उसे कल की सारी बातें याद आने लगती हैं। आव्या को बस ये याद आ रही थी कि उसे चक्कर आ रहे थे। वह वॉशरूम गई और दो आदमी उसे उठाकर ले गए। इसके आगे उसे सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। आव्या ध्रुवंश को देखते हुए कहती है, मैं तो होटल। इतना बोलते ही वह रुक जाती है क्योंकि उसे ध्रुवंश का गुस्सा साफ दिख रहा था। ध्रुवंश को ऐसा देखकर आव्या धीरे से कहती है, अंश मैं ठीक हूँ। आव्या के इतना बोलते ही ध्रुवंश अपने हाथ में पकड़ा गिलास पकड़कर ही तोड़ देता है और आव्या के कंधे पर जोर से पकड़कर गुस्से से चिल्लाता है, ठीक हो, अगर कल वहां तुम्हें कोई बचाने नहीं आता तो तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। क्या जरूरत थी तुम्हें उस बकवास पार्टी में जाने की। आव्या ध्रुवंश को देखती है जिसमें गुस्से से ज्यादा आव्या के लिए फिक्र दिख रही थी। आव्या ध्रुवंश के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है, कुछ हुआ तो नहीं ना मुझे, और अब मुझ पर गुस्सा करना बंद करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आव्या बोलते हुए ध्रुवंश का हाथ पकड़कर देखने लगती है। ध्रुवंश झटके से अपने हाथ को आव्या के हाथ से छुड़ाकर जाने लगता है। आव्या उसे नाराजगी से जाता देख कहती है, नींबू पानी तो ला दो। ध्रुवंश बिना मुड़े कहता है, कुछ नहीं हुआ है न तो खुद जाकर ले लो। बोलते हुए वह कमरे से निकल जाता है। आव्या दरवाजे को देखती रहती है। कुछ देर बाद श्रेष्ठा अंदर आते हुए आव्या के पास खड़ी होकर कहती है, क्या हुआ प्रिंसेस, अंश ने कहा तुम्हें नींबू पानी चाहिए, तबीयत तो ठीक है न तुम्हारी। श्रेष्ठा की बातों से आव्या को समझ आ चुका था कि श्रेष्ठा को रात के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए वह भी श्रेष्ठा को ये बात न बताते हुए कहती है, हाँ मॉम बस थोड़ा सिर में दर्द है। श्रेष्ठा आव्या को नींबू पानी देती है। आव्या नींबू पानी लेकर पीने लगती है। श्रेष्ठा आव्या को नोटिस करते हुए कहती है, ये किसकी शर्ट पहनी है तुमने, ब्रांड से तो अंश और अयान का तो नहीं लग रहा। आव्या ने जो रुद्र की शर्ट पहनी थी वह बहुत बड़ी थी, जिससे श्रेष्ठा को यह समझा आ चुका था कि इतनी बड़ी शर्ट आव्या की तो नहीं हो सकती। और श्रेष्ठा भी जानती थी कि ध्रुवंश और अव्यान कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते थे, और रुद्र के कपड़े का ब्रांड कुछ और था। आव्या नींबू पानी पीकर श्रेष्ठा को देती है। फिर श्रेष्ठा के सवाल पर अपने शर्ट को देखती है, पर उसे सच में बिल्कुल याद नहीं था कि आखिर उसने किसकी शर्ट पहनी है। आव्या याद करने की कोशिश करती है पर धुंधली चीजों के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता। इसलिए वह बहाना बनाते हुए कहती है, ये मेरी ही शर्ट है मॉम, एक्चुअली मैंने गलती से बड़ी साइज की खरीद ली थी। श्रेष्ठा कुछ पल आव्या को देखती है, फिर उसके तबीयत का ध्यान रखते हुए कहती है, ठीक है जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाना। आव्या हाँ में सिर हिलाती है। श्रेष्ठा कमरे से जाती है तो आव्या भी वॉशरूम चली जाती है। आव्या रेडी होकर सबसे पहले आदित्य और काव्या के कमरे में जाती है, फिर नीचे जाती है। श्रेष्ठा भी ध्रुव को नाश्ता और दवाई देकर आराम कराती है, फिर हॉल में आती है। सहस्त्रा सभी को नाश्ता सर्व कर रही थी, उसके साथ ही श्रेष्ठा भी नाश्ता सर्व कर रही थी। सहस्त्रा अव्यान के उल्टी प्लेट को सीधा करती है, तभी उसका हाथ अव्यान के हाथ से टच हो जाता है। ऐसा होते ही सहस्त्रा अव्यान को देखती है। अव्यान अपने हाथ को टेबल से हटा लेता है। सहस्त्रा अब उससे नजरें हटाए सर्व करती है। सहस्त्रा भी अब अव्यान के पास बैठ जाती है। आव्या की नजरें तो बस अव्यान और ध्रुवंश पर थी। दोनों ही उससे नाराज होकर बैठे हुए थे। नीचे उतरते वक्त जब आव्या अव्यान को एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रही थी तो अव्यान ने आव्या को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। सभी इसी तरह से नाश्ता खत्म करते हैं। सौरभ टीवी पर न्यूज चालू करता है। उसके चालू करते ही एक न्यूज हाईलाइट होने लगती है। लड़की के रेप की खबरें तो अक्सर दिखती रहती हैं, लेकिन आज सुबह दो आदमी की लाश झाड़ियों पर मिली। उनके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। टेस्ट रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि दोनों का रेप हुआ है। कुत्ते के काटने के निशान भी उनके शरीर में पाया गया है। न्यूज सुनकर आव्या का ध्यान भी उस ओर चला जाता है। वह जैसे ही न्यूज में दिखा रही आदमी के फोटो देखती है, एकदम से शॉक्ड हो जाती है। ये वही दोनों आदमी थे जो आव्या को उठाकर उस कमरे में लेकर गए थे। और एक न्यूज टीवी पर चल रही थी जिसमें एक आदमी नशे में रोड के बीच पूरा नंगा लड़खड़ाते हुए चल रहा था। बहुत से लोग उसका फोटो खींच रहे थे, पर कोई उसे ढक नहीं रहा था। उस इंसान का कोई होश नहीं था कि वह किस हालत में और कहां पर है। ये वही वेटर था जिसने आव्या के जूस पर नशे की दवाई मिलाई थी। सहस्त्रा न्यूज को देखकर एकदम से कहती है, कितना खतरनाक है ये सब, आदमी का रेप कैसे हो सकता है। ध्रुवंश न्यूज को देखते हुए कहता है,
कारनामे, अगर ऐसे हो तो आदमी का भी रेप हो सकता है भाभी, और वैसे भी बिना मतलब कोई किसी को नहीं मारता। सहस्त्रा ध्रुवंश की बात सुनकर बस टीवी को देखती रहती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन आव्या और दर्श को अच्छी तरह से समझ आ चुका था, जिस वजह से दोनों ही ध्रुवंश को देखने लगते हैं। असल में अव्यान और ध्रुवंश ने आव्या को ले जाने वाले आदमी का किन्न के द्वारा रेप करवाया था, क्योंकि यही दोनों थे जिसकी वजह से आव्या के साथ जबरदस्ती होने वाली थी। रेप के बाद दोनों आदमी बुरी तरह तड़प रहे थे, क्योंकि रेप करने वाले एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 किन्न थे। उसके बाद ही ध्रुवंश ने अपने कुत्तों को उन्हें काटने के लिए भेज दिया, और उस वेटर को तो उसी नशे की सबसे हार्ड डोज दी गई, वो भी एक नहीं 20-30 गोलियां, और उसे खाली रोड में छोड़ दिया। गर्मी की वजह से वह वेटर ने खुद से अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। आव्या ध्रुवंश को देखती है फिर टीवी की ओर। सच में ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। आव्या को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके दोनों भाई इतने ज्यादा खतरनाक हैं, पर फिर भी उसे ये सब देखकर बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि एक संतुष्टि मिल रही थी। सब कुछ देखने के बाद सहस्त्रा वही सब सोचते हुए अपने कमरे की ओर जा रही थी। वह कमरे के अंदर जाने ही वाली थी, तभी अव्यान से टकरा जाती है। अव्यान सहस्त्रा को एक नजर देखता है फिर जाने लगता है। वह जा ही रहा था, तभी अचानक सहस्त्रा उसका हाथ पकड़ लेती है। अव्यान के कदम वहीं रुक जाते हैं। सहस्त्रा ने उसका हाथ पकड़ते ही अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे अव्यान से एक अजीब तरह का डर लगता था। क्यों लगता है उसे इस सवाल का जवाब नहीं पता था। सहस्त्रा और अव्यान चुपचाप एक दूसरे को पीट करके खड़े थे, तो वही सहस्त्रा ने अब तक अव्यान का हाथ पकड़ा था। कुछ देर बीत जाते हैं। सहस्त्रा आंखें बंद करके ही कहती है, जी वो हमें तमिलनाडु जाना है, वहाँ हमारा डांस प्रोग्राम है। सहस्त्रा एक नृत्यक थी जो भारतनाट्यम नृत्य करती थी, उसे इसमें बहुत सारे पुरस्कार भी उपलब्ध हुए थे। सहस्त्रा अव्यान को इतना बोलते ही अपनी आंखें मीच लेती है। अव्यान चुपचाप खड़ा था, वह सहस्त्रा को कोई जवाब नहीं देता। सहस्त्रा कुछ पल बाद अव्यान का हाथ छोड़ देती है। हाथ छूटते ही अव्यान वहां से चला जाता है, वही सहस्त्रा वैसी की वैसी खड़ी रह जाती है। उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझा चुका था। वह डांस परफॉर्म के लिए हमेशा तमिलनाडु जाया करती थी, लेकिन अव्यान का कोई जवाब न पाकर उसे यही लग रही थी कि अव्यान ने उसे साफ इनकार कर दिया है। अब तो अव्यान को ही पता था कि आखिर उसका जवाब हाँ है या न है। वही धारा इस वक्त ध्रुवंश के फार्म हाउस में कमरे में बेड पर लेटी थी। ध्रुवंश ने कल ही धारा को वापस लाया था, क्योंकि उसका इलाज हो चुका था, पर उसके कैंसर का तो कोई इलाज नहीं था। दरवाजा खुलता है और ध्रुवंश एक प्लेट पर नाश्ता लेकर आता है। धारा की नजर ध्रुवंश पर चली जाती है। ध्रुवंश चुपचाप आकर धारा के पास बैठ जाता है और उसे नाश्ता खिलाने लगता है। धारा भी ध्रुवंश को चुपचाप देखकर नाश्ता कर रही थी। ध्रुवंश धारा को पूरा नाश्ता खिलाने के बाद दवाई देता है। धारा दवाई को खाकर कहती है, दवाई खाने का कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी मेरी मौत तय हो चुकी है। ध्रुवंश सिर उठाकर धारा को देखता है। कुछ देर तक तो वह वैसे ही धारा को देखता रहता है, फिर अचानक पीछे से उसके बाल को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। अब दोनों के सिर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। धारा ध्रुवंश को देख रही थी, वही ध्रुवंश की आंखें बंद थी। ध्रुवंश कुछ पल शांत रहता है, फिर धीरे से बोलता है, अगर जिंदगी भर साथ निभाना ही नहीं था तो मेरी जिंदगी में आई ही क्यों? पहले तो सिर्फ धोखा दिया और अब मुझसे बगावत कर रही हो। बोलते ही ध्रुवंश आंखें खोलकर धारा को देखता है। धारा उसके आंखों में एकटक देखते हुए कहती है, नफरत कराना था मुझे तुमसे, मुझसे नफरत करो, मैं यही चाहती थी, लेकिन तुम्हारी नफरत मुझे बर्दाश्त नहीं होती, हनी। जैसे ही ध्रुवंश ये सुनता है, धारा को झटके से गले लगा लेता है। धारा ध्रुवंश के पीठ पर हाथ रखे कहती है, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, सच्चे प्यार की कदर नहीं की, शायद इसलिए भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक मेरी सांसें भी। ध्रुवंश और कसकर धारा को गले लगाकर कहता है, प्लीज डोंट से दिस अगेन। मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता। मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई, बट तुम्हें चोट देते वक्त बस मुझे दर्द होता था। मैं कोशिश कर रहा था तुमसे नफरत करने की, पर मैं नहीं कर सकता। आई जस्ट लव योर स्वीट हार्ट, आई जस्ट लव यू। ध्रुवंश की हालत देख धारा रोने लगती है। धारा ध्रुवंश को कभी ऐसे नहीं देखना चाहती थी, इसके लिए उसने कितना नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश की। टूटी कमजोर होने के बावजूद वह खुद को मजबूत दिखाती रही, लेकिन आखिर में ध्रुवंश को ये पता चल ही गया। धारा एकदम से जोर जोर से रोते हुए कहती है, मेरा भाई हनी, मेरा भाई खतरे में था, मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे किसी ने कॉल करके बोला कि मैं अगर तुम्हें मार दूं तो वो मेरे भाई के इलाज का सारा खर्चा देगा। मैंने तुम्हें मारा और पैसे मुझे मिले, इसके बावजूद मेरा भाई नहीं बच पाया। प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने पर भी वह नहीं बच पाया। ध्रुवंश ये सब सुनकर धारा से अलग होता है और उसे देखते हुए सवाल करता है, किसने कहा था? धारा नमे सिर हिलाकर रोते हुए कहती है,
मुझे नहीं पता, तुम्हारे प्रपोज करने से पहले मैंने तुम्हें मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था। मेरा मकसद सिर्फ मेरे भाई को बचाना था जो सिर्फ 10 साल का था। मैं उसे नहीं खोना चाहती थी, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करना पड़ा। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कब नाटक करते करते मैं तुमसे सच में प्यार कर बैठी। मेरे लिए आसान नहीं था तुम्हें मारना, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ा। बोलते ही धारा का रोना तेज हो जाता है। इतने दिनों से उसने अपने अंदर इस दर्द को छिपा रखा था जो अब उससे बिल्कुल सहा नहीं जा रहा था। ध्रुवंश धारा के आंसुओं को देखते हुए कहता है, पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझे मांग सकती थी न स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारे लिए खुद को भी बेच देता। धारा अब कोई जवाब नहीं देती, बस रोती रहती है क्योंकि उस वक्त अपने भाई की कंडीशन देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर क्या करे। उसे जो समझ आया उसने कर दिया। धारा ने जैसे ही ध्रुवंश को मारा था उसके 2 दिन बाद ही उसके भाई की मौत हो गई। अपने प्यार और भाई को खोकर धारा पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह इस कदर दर्द में डूब गई कि कैंसर जैसी बीमारी ने उसके शरीर में जन्म ले लिया। ये बीमारी उसे बहुत पहले से थी, लेकिन उसे इस बात का भनक तक नहीं था और अब नतीजा यह निकला कि वह कैंसर के आखिरी स्टेज पर थी। ध्रुवंश अब धारा को अपने सीने से लगा लेता है। धारा बहुत देर तक रोती रहती है, फिर धीरे धीरे उसका रोना बंद करके सुबकने लगती है। ध्रुवंश धारा के बालों को बहुत प्यार से सहला रहा था। ध्रुवंश के दिमाग में बस एक सवाल था कि आखिर ऐसा कौन है जिसने उसे मारने के लिए उसके प्यार का इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद धारा शांत होती है और चुपचाप सी सामने देखने लगती है। ध्रुवंश धारा को अपने से अलग करता है और उसके आंसुओं को पोंछकर माथे पर किस करके कहता है, रेस्ट कर लो। ध्रुवंश धारा को बेड पर लेटाता है और उठकर जाने लगता है कि तभी धारा उसका हाथ पकड़ लेती है। ध्रुवंश पीछे मुड़कर धारा को देखता है। धारा नमे सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे छोड़कर मत जाओ ना। ध्रुवंश बेड पर बैठकर धारा के गाल पर हाथ रखे कहता है, कभी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। धारा ध्रुवंश के आंखों में देखती है, फिर घसकते हुए बेड पर ध्रुवंश को जगह देती है। धारा के हरकतों को समझ ध्रुवंश बेड पर लेट जाता है। धारा तुरंत उसके बहुत करीब आकर उसके सीने में चेहरा छिपा लेती है। धारा का हाथ ध्रुवंश के ऊपर से होकर पीठ पर था। ध्रुवंश धारा के बालों को हटाकर साइड करता है और फिर एक बार माथे पर किस करके उसे बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। अब दोनों के बीच बस शांति थी और एक सुकून भरा पल था। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। शाम के वक्त में सहस्त्रा दुखी सी बेड पर बैठी किताब को पलटती जा रही। उसका ध्यान किताब में नहीं था, पर फिर वह किताब को पलट रही थी जैसे पढ़ रही हो। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खुला था। सहस्त्रा सिर उठाकर सामने देखती है तो उसकी नजरें सीधे दरवाजे की ओर जाती हैं जहां रॉनी खड़ा था। रॉनी सहस्त्रा को देखते हुए कहता है, भाभी बाहर आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। बोलते ही रॉनी तुरंत चला जाता है। सहस्त्रा रॉनी के बातों को बिल्कुल समझ नहीं पाती। इसके बावजूद भी वह उठकर कमरे से निकल जाती है। नीचे जाकर वह देखती है तो आव्या सोफे पर बैठी बार बार ध्रुवंश को कॉल करते हुए परेशान हो रही थी। वह परेशान होकर कहती है, पता नहीं ये अंश कहाँ चला गया, इतनी भी क्या नाराजगी कि मुझसे बात करना ही छोड़ दे। बोलते ही आव्या बुरा सा मुंह बना लेती है। सहस्त्रा आव्या को देखते हुए बाहर निकल जाती है। आव्या खुद में ही पूरी तरह से मग्न थी। सहस्त्रा बाहर निकलती है तो रॉनी जल्दी से कार का दरवाजा खोलता है। सहस्त्रा इधर उधर देखते हुए कहती है, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? और वो बोलकर सहस्त्रा कार के अंदर देखने लगी, पर अंदर कोई नहीं था। रॉनी के नजरों को समझ जाता है कि वह किसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। सहस्त्रा से रॉनी बहुत शांत सा जवाब देता है, भाभी आप तमिलनाडु जाना चाहती हैं न? तो अव्यान ने कहा कि मैं आपको छोड़ दूं, चलिए। सहस्त्रा को ये सुनकर खुशी नहीं होती है। हाँ, वो तमिलनाडु जाना चाहती थी, इसी के बारे में वो सोच रही थी, लेकिन अभी उसे अकेला जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सहस्त्रा घर के अंदर देखते हुए बोलती है, लेकिन हमारा सामान। सहस्त्रा के इतना बोलते ही रॉनी तुरंत बोलता है, आप फिक्र मत कीजिए, आपका सारा सामान तमिलनाडु में पहुंच जाएगा। सहस्त्रा घर के अंदर से नजरें हटाकर एक पल रॉनी को देखती है, फिर आगे बढ़कर कार में बैठ जाती है क्योंकि उसे तमिलनाडु तो किसी भी हाल में जाना था। सहस्त्रा कार में बैठी फिर एक बार घर को देखने लगती है। वह एक दिन रहकर ही वापस आने वाली थी। रॉनी भी कार में बैठता है और सक्सेना हाउस से कार निकल जाती है। सहस्त्रा बेचैनी से खिड़की के बाहर देखने लगती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था यूं दूर जाना। वह रॉनी को पूछना चाहती थी कि अव्यान आएगा या नहीं, लेकिन उसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। करीबी न होते हुए भी सहस्त्रा को अव्यान की आदत लगी हुई थी। भले अव्यान के साथ कभी वह एक कमरे में न रही, भले बात न की, लेकिन इसके बावजूद उसे अव्यान की आदत लग गई। कार आगे बढ़ती जा रही थी और सहस्त्रा की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार कार एयरपोर्ट के बाहर रुकती है। रॉनी दरवाजा खोलता है।
सहस्त्रा बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगती है। वह सच में अब भी अव्यान को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। रॉनी ये देखकर समझ जाता है कि सहस्त्रा अव्यान को ढूंढ रही है, इसके बावजूद वह कोई जवाब नहीं देता। रॉनी सहस्त्रा को लेकर आगे बढ़ जाता है। एयरपोर्ट आज बिल्कुल खाली था, ये सहस्त्रा को थोड़ा अजीब सा लगता है। रॉनी सीधे सहस्त्रा को फ्लाइट में चढ़ने के लिए कहता है। सहस्त्रा फ्लाइट के अंदर जाकर देखती है, फ्लाइट पूरा खाली था। अव्यान ने सारी टिकट खुद खरीद ली थी, जिसका अंदाजा सहस्त्रा को बिल्कुल भी नहीं था। वह खाली फ्लाइट को कुछ वक्त के लिए देखती है, फिर उदास होकर सिर झुकाए बैठ जाती है। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि वह अगर अव्यान को तमिलनाडु जाने के लिए पूछेगी तो वह उसे अकेले ही भेज देगा। वह बिल्कुल अकेले उस प्लेन पर सफर कर रही थी। हालांकि एक एयर होस्टेस भी वहां थी जो सहस्त्रा को खाने के बारे में बार बार पूछ रही थी, पर सहस्त्रा को खाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसका मन बहुत ज्यादा उदास हो चुका था। पहले जब भी वह तमिलनाडु के लिए जाया करती थी तो कितनी खुश रहती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। बेचैनी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। फ्लाइट अब बादलों के ऊपर से चल रही थी। सहस्त्रा कुछ पल ऐसे ही सिर झुकाए रहती, फिर जब उससे अपनी बेचैनी बिल्कुल भी रहा नहीं जाता तो वह उठकर एंट्रांस एरिया की ओर चली जाती है। एंट्रांस एरिया में पहुंचते ही वह कहती है, हमें नहीं जाना, हमें वापस घर जाना। रॉनी जो अब तक प्लेन से टिककर खड़ा था और फोन में कुछ देख रहा था, वह सिर उठाकर सहस्त्रा को देखता है। सहस्त्रा रॉनी को देखती है। अचानक उसे एक एहसास होता है। उस एहसास को महसूस करते हुए सहस्त्रा प्रवेश दरवाजे की ओर देखती है तो उसका दिल जोरों से धड़क उठता है। अव्यान इस वक्त प्रवेश दरवाजे के सामने खड़ा था और बाहर देख रहा था। सहस्त्रा को अव्यान की पीठ दिख रही थी, लेकिन फिर भी वह अच्छे तरीके से समझ गई कि यह अव्यान ही है। अव्यान को देखते ही सहस्त्रा को अचानक क्या हुआ, वह दौड़कर उसके पास जाकर सीधे पीछे से उसे हग कर लेती है। सहस्त्रा के अचानक ऐसे हग करने से अव्यान खुद को संभालते हुए प्लेन पर एक हाथ रख लेता है। दोनों को ऐसे देख रॉनी फिर से अपने फोन में नजरें गड़ा लेता है। सहस्त्रा की सारी बेचैनी अव्यान को देखते ही पल भर में खत्म हो जाती है। सहस्त्रा का हाथ इस वक्त अव्यान के सीने पर था और उसका पूरा शरीर उसके पीठ से सटा हुआ था। सहस्त्रा आंखें बंद करके खड़ी थी। वही अव्यान अब भी सामने बादलों को देख रहा था। सहस्त्रा अपने जज्बातों में पूरी गुम हो जाती है। वही दूसरी तरफ आव्या ध्रुवंश को कॉल करते करते थक चुकी थी, जिससे वह उदास सा चेहरा बनाकर अपने कमरे में बेड पर फोन को पटक देती है और बेड पर पेट के बल लेट जाती है। वह कुछ पल तक बेड पर लेटी थी कि उसका फोन बजता है। रिंग होते ही आव्या तुरंत फोन को उठाकर देखती है तो फिर एक बार वह उदास हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि ध्रुवंश ने कॉल किया है, पर उस पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। आव्या कॉल को कट करके फिर से पटक देती है। वह फिर एक बार अपनी आंखें बंद करती है। फिर से फोन रिंग होने लगता है। आव्या फोन उठाकर देखती है तो फिर से अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। आव्या कॉल रिसीव करके बहुत लो साउंड में कहती है, हेलो कौन? उधर से कोई आवाज नहीं आती। आव्या फोन को देखती है और फिर एक बार कान से लगाकर कहती है, हेलो, पर इस बार भी दूसरी ओर से सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं होता। एक तो आव्या पहले से परेशान थी और ये कॉल उसका दिमाग खराब कर रही थी। वह चिढ़ते हुए कहती है, कौन हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर बात करना होता नहीं है तो कॉल क्यों करते हो? बोलते ही आव्या चुप हो जाती है और दूसरे ओर से आवाज आने का वेट करती है, पर इस बार भी कोई आवाज नहीं आती। आव्या चिढ़ते हुए कॉल कट करती है, पर कुछ वक्त बाद ही उसका फोन रिंग होता है। आव्या फ्रस्ट्रेट होकर फोन को देखती है, जिस पर अब फिर से वही नंबर से कॉल आ रहा था। आव्या कॉल रिसीव करके झुंझलाकर जोर से चिल्लाती है, अरे क्या चाहिए तुम्हें? आव्या के इतना बोलते ही दूसरी ओर से एक आवाज आती है, तुम? आव्या फोन को देखती है, फिर एकदम गुस्से से कहती है, मैं चाहिए तुम्हें तो मैं, बस मिलो तुम, तुम्हें मार मार नानी याद न दिला दी तो कहना। लोफ कहीं के, तुम्हारे शरीर में इतना सुई लगाओगी कि चलना मुश्किल हो जाएगी तुम्हारी। बंदर के नए प्रजाति अभी फिर से कॉल किया न तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बोलते ही आव्या कॉल कट करके बेड पर पटक देती है और खुद से कहती है, बड़ा आया, तुम चाहिए। मन तो कर रहा है फोन में घुसकर उसकी जान ले लूं। फिर दरवाजे की ओर देखते हुए कहती है, पता नहीं ये अंश कहाँ रह गया, एक बार एक्सप्लेन करने का मौका तो देता, बस मुंह फुलाए बैठा हुआ है। बोलते ही आव्या बुरा सा मुंह बना लेती है। इधर रुद्र फोन को देख रहा था। आव्या को कॉल करने वाला रुद्र ही था, जिसे आव्या ने पता नहीं क्या क्या धमकी दे दी। रुद्र फोन को उठाता है और सोफे पर लेटकर अपने कान में ब्लूटूथ ईयरफोन लगाता है। फोन पर आव्या की वॉइस रिकॉर्डिंग को ऑन करके वह फोन को टेबल पर रख देता है। रुद्र आव्या की पहले से लेकर अंत तक की आवाज को आंखें बंद करके सुनने लगता है। रुद्र आव्या की धमकी को बिल्कुल म्यूजिक की तरह सुन रहा था। एक बार बंद होता तो वह फिर एक बार चालू करके सुनने लगता है। इस दौरान उसके एक्सप्रेशन बहुत शांत थे। रुद्र जिस कमरे में था वहां आव्या का सामान भरा पड़ा था, उसकी पेटिंग, आव्या के सेलेक्ट किए गए कपड़े,
कल जो होटल रूम में उसने ड्रेस उतारी थी वह भी मौजूद थी। यहाँ तक गोवा के हॉस्पिटल में आव्या ने जिस गिलास से पानी पी थी वह तक मौजूद था। ये सब हमेशा वैसे आशिक करते हैं जो सनकी होते हैं। इसका मतलब साफ था, रुद्र आव्या के लिए सनकी आशिक बन चुका था जिसका आव्या को बिल्कुल होश नहीं था। दूसरी तरफ सहस्त्रा अब सीट पर बैठी हुई थी। उसे अपने किए गए एक्शन से अनकंफर्टेबल महसूस हो रही थी। अव्यान को उसने अचानक बिना कुछ सोचे समझे हक कर लिया। ये बात उसे काफी ज्यादा वियर्ड लग रही थी। उसे होश तो तब आया जब एहोस्टेट ने सहस्त्रा को बुलाई। सहस्त्रा जैसे ही होश में आई अव्यान के इतने करीब खुद को देखकर तुरंत पीछे हो गई। उसे बहुत अजीब भी लग रहा था। अव्यान ने आखिर तक कुछ रिएक्ट नहीं किया था, पर सहस्त्रा अब मन ही मन बहुत ज्यादा खुश थी। उसे जो बेचैनी हो रही थी वह भी खत्म हो गई। तभी हॉस्टेट फिर एक बार सहस्त्रा के पास आकर पूछती है, मैम क्या आप कुछ खाएगी? सहस्त्रा हॉस्टेट को देखती है, फिर धीरे से हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ मुझे पास्ता खानी है। हॉस्टेट हाँ में सिर हिलाए चली जाती है। कुछ ही देर में वह पास्ता लाकर सहस्त्रा को देती है। सहस्त्रा जल्दी से पास्ता लेकर खाने लगती है, क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लगी थी, लेकिन तभी उसका बेचैनी की वजह से खाने का मन नहीं हो रहा था। ऐसे ही प्लेन चलती रही और सहस्त्रा पास्ता खाने के बाद सीट से टिककर आंखें बंद करके लेट जाती हैं। उधर ध्रुवंश बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट के कस लेते हुए सामने की ओर ही देख रहा था। तभी उसे पीछे से धारा हक कर लेती है। ध्रुवंश पीछे मुड़कर रेमलिक से टिककर खड़ा हो जाता है। धारा सिर उठाकर ध्रुवंश को देखती है, फिर उसके मुंह से सिगरेट निकालकर फेंक देती है। ध्रुवंश फेंके हुए सिगरेट को देखता है, फिर धारा को देखता है। धारा ध्रुवंश के आंखों में देखते हुए कहती है, ध्रुवंश मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ जीऊं, तुम्हारे प्यार को खुद में बसा लूं, तुमसे शादी करूं, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हो, लेकिन कोट कॉमा बोलते ही धारा सिर झुका लेती है। वही ध्रुवंश उसे एकटक देखने लगता है। धारा सिर झुकाए कहती है, मेरी जिंदगी कब खत्म हो जाए हमें पता नहीं, मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे प्यार को अपने अंदर महसूस करूँ। मैंने तुम्हें कभी खुद के करीब नहीं आने दिया, किस तक नहीं करने दिया, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे करीब आओ, मेरे बहुत करीब आओ और मुझे प्यार करो। बोलते हुए धारा ध्रुवंश को देखने लगती है। ध्रुवंश धारा के गाल पर हाथ रखे कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा स्वीट हार्ट, हम कल ही इलाज के लिए अमेरिका जा रहे हैं, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। धारा ध्रुवंश के आंखों में एकटक देखती है, फिर अपने गाल पर रखे ध्रुवंश के हाथ को पकड़कर कहती है, मैं इतनी अनलकी क्यों? परिवार का पूरा प्यार जिंदगी भर चाहती थी लेकिन नहीं मिला, तुम्हारे साथ जिंदगी भर जीना चाहती थी लेकिन वो भी न हो सका। ध्रुवंश धारा के चेहरे को अपने दोनों हाथों से भरकर कहता है, तुम कोई अनलकी नहीं हो, तुम मेरी स्वीट हार्ट हो और जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी। धारा एकदम से ध्रुवंश की आंखों में देखते हुए कहती है, टुमारो इज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, डॉक्टर ने अभी मैसेज किया। बोलते ही धारा उसे फोन दिखाती है। ध्रुवंश ये देखते ही लड़खड़ा जाता है। उसकी आंखें आंसुओं को रोकने की वजह से लाल हो चुकी थी। वह धारा के गालों से हाथ हटाकर रेमलिक से सटकर खड़ा हो जाता है। अब वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। धारा कुछ पल उसे देखती है, फिर फोन को बालकनी में रखे सोफे पर फेंक देती है। फोन फेंकने के बाद वह धीरे धीरे ध्रुवंश के करीब जाती है। ध्रुवंश के चेहरे को अपने दोनों हाथों से भरकर एड़ियों से खड़ी होती है। धारा अपने होठ ध्रुवंश के होठ पर रखकर उसे किस करने लगती है। ध्रुवंश चुपचाप खड़ा था। धारा बहुत सॉफ्ट किस करते हुए कुछ मिनटों में ही उसके होठों को छोड़कर उसे देखने लगती है। ध्रुवंश कुछ पल धारा के आंखों में देखता है, फिर झटके से उसके कमर को पकड़कर रेमलिक के ऊपर बैठाकर उसे किस करने लगता है। धारा ध्रुवंश के कंधे पर हाथ रखकर खुद भी ध्रुवंश को किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए इंटेंसली किस कर रहे थे। ध्रुवंश के दोनों हाथ धारा के कमर पर मौजूद थे। ध्रुवंश किस करते हुए धारा के एकदम करीब चला जाता है। धारा ध्रुवंश की कमर पर अपने दोनों पैर लपेट लेती है। ध्रुवंश धारा के ऐसा करते ही धारा को उठाकर किस करते हुए ही कमरे के अंदर ले जाने लगता है। वह बालकनी के दरवाजे को उसी तरह किस करते हुए बंद करता है और धारा को बैग की ओर ले जाता है। धारा अब भी ध्रुवंश की कमर पर अपने पैर लपेटी हुई थी। 1 घंटे बीत जाते हैं, पर ध्रुवंश अब तक उसके होंठ को नहीं छोड़ता। जब उसे एहसास होता है कि धारा सांस नहीं ले पा रही है, तो वह उसके होठों को छोड़कर उसके गर्दन पर किस करने लगता है। धारा चेहरा ऊपर की आंखें बंद करके लंबी लंबी सांस लेने लगती है। ध्रुवंश धारा के गर्दन पर किस करते हुए बाइट भी कर रहा था, जिससे धारा की मदहोश भरी आह निकल जाती। ध्रुवंश अपने हाथ बढ़ाए धारा के शर्ट के बटन खोलने लगता है। वही धारा बस गहरी सांस ले रही थी। कुछ मिनटों में ही वह धारा के शर्ट को खोलकर फेंक देता है। धारा अब अपने इनरवियर में थी। ध्रुवंश धारा को फिर से होठों पर किस करते हुए बेड पर लेटाता है और किस ब्रेक करके उठकर अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। धारा एकटक ध्रुवंश को देखती रहती है।
ध्रुवंश वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे भी अपने प्यार को पाने की तलब थी जिसे धारा ने खुद उसे उकसाया था। ध्रुवंश अपने शर्ट को फेंककर धारा के ऊपर आ जाता है और फिर एक बार धारा को किस करने लगता है। देखते ही देखते वक्त बीतते गए और दोनों के सारे कपड़े उनके जिस्म से उतरकर फर्श पर गिर गए। ध्रुवंश धारा के पूरे शरीर को किस और बाइट करने लगा था, वहीं धारा ध्रुवंश के हर एक प्यार करने के अंदाज से अपने आहें भर रही थी। ध्रुवंश नीचे से धारा के ऊपर आता है और उसके सीने को सक करने लगता है। धारा ध्रुवंश के बालों को नोच रही थी। ध्रुवंश अब धारा के गर्दन पर किस करते हुए उसके कान में धीरे से कहता है, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ स्वीट हार्ट। उसके इतना बोलते ही धारा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने नाखून पीठ पर धंस देती है। ध्रुवंश धारा के चेहरे को देखते हुए कहता है, इट्स हर्टिंग स्वीट हार्ट। धारा के बंद आंखों से आंसू बहने लगती है, लेकिन फिर भी उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ध्रुवंश धारा के अंदर खुद को एंटर कर चुका था, जिस वजह से उसे दर्द तो हो रहा था, लेकिन वह इस दर्द को एक्सेप्ट करना चाहती थी। ध्रुवंश धारा के मुस्कुराहट को देख धीरे धीरे मूव होने लगता है। धारा के मुंह से एकदम से आह निकल जाती है। ध्रुवंश अब धारा के होठों को चूमते हुए अपना प्यार दिखाने लगता है। धारा भी अब उसके प्यार में डूबी हुई सुकून से आंख बंद की हुई थी। दोनों के बीच अब न कोई फासला था, न कोई दर्द और न ही कोई चिंता। वो सारी चीजों को भूलकर दोनों बस एक दूसरे में डूबे हुए थे। रात के किस पहर दोनों का प्यार खत्म होने वाला था, वो तो वही जानते थे। ध्रुवंश पहले काफी ज्यादा जेंटली धारा से पेश आ रहा था, लेकिन कुछ ही पल में वह इतना ज्यादा वाइल्ड हो जाता है कि धारा से सहना मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी वह सह रही थी। ये बिछड़ने से पहले का मिलन था, जिसकी कसर ध्रुवंश अच्छी तरीके से पूरा कर रहा था। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट: धारा मेन कलेक्टर नहीं है, वो बस इस कहानी में कुछ पल के लिए ही थी, और वैसे भी उसने ध्रुवंश को मारने की कोशिश की, चाहे वजह जो भी हो, पर आव्या और श्रेष्ठा कभी भी धारा को एक्सेप्ट नहीं करते, और ध्रुवंश उन दोनों के कभी खिलाफ नहीं हो सकता था। माई इंस्टा इट्स राइट _ RDVIA.2003